नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंतिम आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आपके चैनल हिंदीदारी में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इस वीडियो में यूजीसी नेट के जो सेकंड पेपर है हिंदी साहित्य उसके बारे में। हिंदी साहित्य बहुत वास्ट है इसका सिलेबस। अभी तक बहुत नहीं हो रहा था कि सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा, तो अभी तक सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। जो भी नए बच्चे जो बिगनर हैं, जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं अपने इस वीडियो में प्रॉपर पहले सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है, जब आप कोई भी एग्ज़ाम तैयारी करने वाले होते हो, तो उसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, वो होता है कि आप उस एग्ज़ाम के सिलेबस को समझो कि क्या है उस एग्ज़ाम का सिलेबस। तो जो भी बच्चे जो पीजी में हैं, मेरे अपने बच्चे भी पूछते रहते हैं कि सिलेबस क्या है एक्चुअली में। और बहुत से बच्चे जो तैयारी के दौरान मुझसे जुड़े हुए हैं, उनका जो सबसे पहला प्रश्न रहता है कि मैम क्या देखें या क्या ना पढ़ें? एमए के सिलेबस में कौन-सा है? इसमें से आपके जो यूजीसी नेट में लगा है। तो कई सारे ऐसे टेक्स्ट इसमें, ऐसी भी विधाएँ, ऐसे पोर्शन मिलेंगे जो आपके एमए के सिलेबस में ऑलरेडी लगा हुआ है। तो ये जो मेरा वीडियो है वो स्पेशली जो एमए के बच्चे हैं जिन्होंने डिसाइड कर लिया है कि उन्हें नेट का एग्ज़ाम देना है, उनके लिए ज़रूर से है, आप सब ज़रूर ध्यान से देखें कि सिलेबस क्या है। ठीक है? तो इस पर हम आते हैं। पहले आप देख सकते हैं इसका कोड नंबर 20 हिंदी विषय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अभी तक कोई नया रिवाइज्ड सिलेबस नहीं आया है, तो अभी तक जो सिलेबस उसके साइट पे पड़ा हुआ है, उसी सिलेबस को हम डिस्कस कर रहे हैं। टोटल 10 इकाइयों में ये पूरा सिलेबस जो है वो विभाजित है। कितने में है? 10 यूनिट है, ठीक है? 10 यूनिट है। 10 यूनिट में ये विभाजित है। 10 यूनिट में आप अलग-अलग चीज़ पढ़ोगे। आते हैं सबसे पहले प्रथम इकाई पे। पहला जो इकाई है वो है हिंदी भाषा और उसका विकास। हिंदी भाषा का परिचयात्मक इतिहास इसमें आपको पढ़ना है कि हिंदी भाषा का जन्म कैसे हुआ, भाषा क्या होती है, भाषा को कितने भाग में विभाजित किया गया, कुल मिलाकर इसका जो ऐतिहासिकता है कि भाषा का ओरिजिन कैसे हुआ। हिंदी भाषा का मेन जो है, जो बोलियां हैं हिंदी की, हिंदी का जो साहित्य रचा जा रहा है उसका ओरिजिन कहाँ से है, उसमें हम इसमें पढ़ेंगे। हिंदी भाषा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में भारतीय प्राचीन जो आर्य भाषाएं हैं, आर्य भाषाओं से ही हिंदी भाषा जो है वो निकली हुई है। इसके इतिहास को पढ़ते हुए हम जो संस्कृत पाली प्राकृत से होते हुए पढ़ेंगे, भट्ट को जानेंगे और इसको करते हुए हम हिंदी के जो उपभाषाएं और बोली है इसको भी देखेंगे। इसमें आपकी जो हिंदी भाषा क्षेत्र की जो बोली है, खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, उनकी भी विशेषता अलग से पूछेगा। हिंदी के जो प्रारंभिक रूप रहे हैं, विविध रूप रहे हैं कह सकते हैं, उसको हम पढ़ेंगे इकाई 1 में। स्वनिम व्यवस्था को पढ़ेंगे। भाषा की जो ध्वनि व्यवस्था है वो कैसे है उसको हम इसमें यहाँ जानते हैं। इसके साथ थोड़ा जो ग्रामर जो व्याकरणिक संरचना है उसको हम जानेंगे। शब्द संरचना में जानते हुए संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, समास, उपसर्ग, प्रत्यय इसको हम पढ़ते हैं। हिंदी भाषा की जो संवैधानिक स्थिति है, राजभाषा, राष्ट्रभाषा कैसे है और इसके साथ हिंदी भाषा की जो साहित्यिक स्थिति से अलग उसकी क्या-क्या स्थिति है उसको हम जानते हैं। देवनागरी लिपि, हिंदी की जो लिपि है देवनागरी, वह क्या है उसको हम इसमें जानते हैं। ठीक है? ये है आपका प्रथम इकाई में। दूसरी इकाई में आप देख सकते हैं यहाँ पर है हिंदी भाषा का साहित्य, जिस जो भाषा पढ़ रहे हैं उसका जो हिंदी जो साहित्य जो लिखा गया है उसका इतिहास काफी वास्ट है। हमारा जो इतिहास है वो हजारों वर्षों का इतिहास है, तो हजारों वर्षों के इतिहास को पढ़ने के लिए कुछ क्रम बनाया गया, उस क्रम को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। इस क्रम के अनुसार आप यहाँ पर देखोगे, पहले हमें देखना है कि उसकी जो लेखन, हिंदी साहित्य जो लिखा गया, कैसे लिखा गया, हिंदी दर्शन पढ़ेंगे, उसके काल विभाजक को जानेंगे। हिंदी साहित्य जो है वो अगर मोटे-मोटे रूप में देखते हो तो 4 कालों में विभाजित है, तो इन चारों कालों को हम इस में पढ़ते हैं। आपका उसका नामकरण कैसे हुआ, क्या उस काल की विशेषता है, क्या समय सीमा है, रचनाकार कितने हुए, उस समय की सांस्कृतिक, राजनीतिक और साहित्यिक जो परिस्थितियां थी उन सभी के साथ जो उदय हो रहा था नए-नए साहित्य का, कैसे हो रहा था रचनाकार की दृष्टि से, काल समय की दृष्टि से, सब दृष्टि से हम इसको पढ़ेंगे और इसे पढ़ते हुए हम सभी को आधुनिक युग में आते हैं। आधुनिक युग को भी हम जानते हैं कई भागों में विभक्त किया गया, उन सभी को हम पढ़ेंगे इस पूरे में। भारतेंदु काल से गद्य का जो उद्भव कैसे हुआ था,
गद्य जो है वो लिखना शुरू, मोटे तौर पे जो गद्य लिखना शुरू हुआ वो आधुनिक काल में हम जानते हैं। उसकी स्थिति को समझते हुए सभी काल तक, भारतेंदु युग से लेकर के हम समकालीन कविता और समकालीन साहित्य पत्रकारिता तक हम इसको पढ़ते हैं। ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ये काव्य की दृष्टि से, कविता की दृष्टि से हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। उसके बाद अलग-अलग विधाओं की दृष्टि से हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना जो बड़ी विधाएं हैं, उनके हिसाब से हम हिंदी साहित्य के इतिहास को, एक उनके इतिहास को, गद्य के इतिहास को जानते हैं, सभी छोटी विधाओं से लेकर के, ठीक। ये आपका, आप देख सभी का डिटेल इसमें पूछा जाता है, इसलिए प्रश्न की भी पूछने की भी जो इसकी जो विस्तार है ना वो काफी ज्यादा है। तो तीसरी इकाई है इसकी, महत्वपूर्ण है, वह है साहित्य शास्त्र। इसमें भारतीय और प्लस पाश्चात्य, ठीक है, भारतीय और पाश्चात्य दोनों साहित्य को पढ़ते हैं कि कैसे कविता का जो उदय हुआ और कविता के जो क्या लक्ष्य हैं, कविता को बनाने के क्या लक्ष्य रहे हैं संस्कृत काव्य शास्त्र में और पाश्चात्य काव्य शास्त्र में, हम तीनों दोनों को यहाँ पर पढ़ते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कई सारे विद्वानों की के सिद्धांत इसमें पढ़ेंगे, कई सारे विचारधाराओं को जानते हैं हम इसमें पढ़ते वक्त। पूरी डिटेल इसमें प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। एक अलग और इंटरेस्टिंग है जो जुड़ा है इसमें, वह है वैचारिक पृष्ठभूमि। भारतीय साहित्य केवल एक साहित्यिक घटना नहीं है, भारतीय साहित्य जो है वो एक सामाजिक घटना भी है, सामाजिक आंदोलन भी है, वो कहा जा सकता है। तो कौन से ऐसे बड़े सामाजिक आंदोलन, सामाजिक दर्शन, विचारधारा जिसने साहित्य को भी प्रभावित किया है, उसको हम पढ़ते हैं इकाई 4 में। कई सारे बड़े साहित्यकार, बड़े लेखक और साथ-साथ जो सामाजिक आंदोलन करता है, सामाजिक क्रांतिकारी या दार्शनिक जो है, उसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं। और कई दर्शन जिन्होंने समय-समय पर हिंदी साहित्य को भी प्रभावित किया है, उसको भी हम केवल एक दार्शनिक पृष्ठभूमि में पढ़ते हैं। ठीक है, इससे प्रश्न अब जो है वो बहुत पूछ रहा है। अब जो इकाई 5 है वो है हिंदी कविता का। अभी तक जो हमने पढ़ा था इकाई 2 में, हमने केवल इतिहास को पढ़ा था ना, कविता के इतिहास को पढ़ा था। अब इकाई 5 में कुछ चुनिंदा जो लेखकों के टेक्स्ट इसमें आपको दिखाई देगा, और अब इन सभी टेक्स्ट से के अंदर से काफी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चूंकि आप तैयारी शुरू करने वाले हैं, शुरू क्या कर रहे होंगे, या अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अब यहीं से आप ये भी देख लें कि आपके यूजी या पीजी के सिलेबस में कौन-कौन सी रचनाएं जो है जुड़ी हैं। अधिकतर रचनाएं ऐसे होती हैं जो आपके पीजी के सिलेबस में हैं ही, ठीक है। जो नहीं भी है आप उनका संकलन करें और सभी रचनाओं से एक बार होकर जरूर गुजरे, क्योंकि अब जो प्रश्न है ना वो टेक्स्ट के अंदर से पूछ रहा है। तो सभी ये बहुत बड़ी रचनाएं नहीं है कि इनको देख करके कई बार विद्यार्थी जो है वो घबरा जाते हैं कि इतनी सारी रचनाओं को कैसे पढ़ा जा सकता है। देखो, ये सारी कविताएं जो है वो बहुत छोटी छोटी कविताएं हैं। आप अगर यहाँ से देखोगे तो ये सारी कविताएं जो है ना अपने आप में बहुत छोटी है, जिनको आप पढ़ोगे शायद एक दिन में आप दो दो तीन तीन रचनाकारों की आराम से पढ़ जाओगे। तो घबराना नहीं है, उसको आप एक बार अगर अब उससे देखते हुए परिचित होते हुए निकलते हैं ना, अगर आपको अगले 6 महीने की तैयारी करनी है, अगले 6 महीने बाद की तैयारी के लिए की दृष्टि से मैं बता रही हूँ कि आपको ये सारे टेक्स्ट देखते हुए गुजरना है। प्रॉब्लम किस में होती है? प्रॉब्लम होती है उपन्यास अधिकतर, क्योंकि ये बड़ी रचना है, नाटक में हो सकती है क्योंकि ये बड़ी रचनाएं हैं। तो इनको भी, हालांकि आपके सिलेबस में जो लगी हुई हैं उसमें से मैक्सिमम रचनाएं जो है, जैसे बाण भट्ट की आत्मकथा, गोदान, शिखर एक जीवनी, मैला अंचल जैसी जो रचनाएं हैं वो आपके पीजी के सिलेबस में भी, चाहे वो किसी भी जगह की यूनिवर्सिटी हो, सभी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में इसमें से मैक्सिमम रचनाएं जो है वो ऑलरेडी लगी हैं। तो आप वहां पढ़ ही रहे होंगे। यदि नहीं भी पढ़ रहे हैं तो जरूर पढ़ें, क्योंकि ये सभी महत्वपूर्ण है। और आप चूंकि हिंदी विषय में तैयारी कर रहे हो तो आप अब इससे अलग नहीं हो सकते, आपको ये सारे सिलेबस जो है वो पढ़ना ही होगा, ठीक है। इसके पढ़ लें, इसकी समीक्षात्मक दृष्टि से देख लें इन सभी को। चूंकि मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ कि हम जब क्लास अपना जो स्टार्ट कर रहे हैं इन सभी विधाओं पर भी हम बातचीत करते हुए चलेंगे। तो आप जब एक बार पढ़ लेते हो ना तो आपको एक रफली आइडिया हो जाता है, टेक्स्ट को फिर आप अच्छे समझ पाते हैं, उससे प्रश्न करने में आपको जो है वो आसानी होती है। तो
और ये सभी जो नॉवेल है ना, ये सभी रचनाएँ हैं वो आपको आराम से मैक्सिमम जो इनकी रचनाएँ हैं, वो आपको गूगल पे भी आपको उसके पीडीएफ मिल जाएँगे, कई हिंदी समय पर भी है, कविता कोश में भी मिल जाते हैं और जो नहीं भी मिल रहे हैं, वो आपको आराम से मार्केट में उपलब्ध हैं। ऐसी बहुत कम ऐसी रचना होगी जो शायद आपको कहीं मार्केट में मिल ना सके। तो इसको ज़रूर पढ़ लें। कई लोग ऐसे भी पूछ रहे थे कि मैम क्या केवल समीक्षा पढ़ ली या इसके प्रश्न पढ़ लें? तो देखो समीक्षा पढ़ सकते हो, आपके पास समय नहीं है तो मैं समझ सकती हूँ आपकी ये दुविधा है कि आप ना पढ़ो। लेकिन अगर आप आने वाले सालों के लिए तैयारी कर रहे हो, 1 साल बाद आपको एग्ज़ाम देना है, 6 महीने, 8 महीने बाद एग्ज़ाम देना है, तो ये इस तरह की चीज़ें अब नहीं चल सकती क्योंकि अब जो एग्ज़ाम का पैटर्न आप देख रहे होगे, आपने पीवाईक्यू देखा होगा। मैं पहले भी अपने वीडियो बता चुकी हूँ कि पीवाईक्यू ज़रूरी है कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो। तो अब जो प्रश्न है ना, वो कहीं न कहीं इन टेक्स्ट के अंदर से पूछ रहा है। तो आप ये अब हम कह के नहीं टाल सकते हैं कि केवल हम इसके प्रश्न ही सॉल्व कर लेंगे। ये मैं तब कहती हूँ जब समय बहुत कम होता है। जब आपके 1 महीने बाद, 2 महीने बाद पेपर है, तो आप केवल समीक्षात्मक पढ़ सकते हैं, केवल फैक्ट देख सकते हैं। लेकिन आपकी तैयारी में समय है, तो आप ये ज़रूर पढ़ लें। कहानियाँ छोटी हैं, सभी कहानियाँ पढ़ ली जानी चाहिए और ज़्यादातर कहानियाँ जो हैं, वो गूगल पे उपलब्ध है, तो आपको पुस्तक लेने की भी ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम जो कहानियाँ हैं वो आपको गूगल पे यहाँ पे मिल जाएगा और सभी इंटरेस्टिंग कहानी है। आप हिंदी में हैं, आपको नेट करना है, पीएचडी करना है तो आप इन सब चीज़ से पीछे भाग नहीं सकते, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, होके गुज़रना पड़ेगा। इकाई 8 जो है वो नाटक है, नाटक सभी महत्वपूर्ण है इसमें से। कई सारे नाटक आपके सिलेबस में लगे भी होंगे, जो नहीं लगे होंगे वो भी आप ज़रूर उसको देख लें, ठीक है? जिसमें आप देख सकते हैं कि प्रसाद के नाटक बहुत महत्वपूर्ण है। प्रसाद के नाटक जो आपके सिलेबस में लगे हुए हैं ना, उनके अलावा से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कम से कम यदि आप वो ना पढ़ रहे हो, तो वो तो ज़रूर पढ़ लें जो आपके सिलेबस में ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक? इन सभी को तो आप समय निकाल कर के देख ही सकते हैं। अगला है निबंध, निबंध संकलन। ये सभी जो है वह निबंध संकलन है, ठीक है? इसको निबंध जो है वो पूरा आप पढ़ेंगे। जिसमें भारतेंदु से लेकर के आधुनिक समय नामवर सिंह तक ये सभी निबंध जो है वो आपको पढ़ लेना है। ये सभी निबंध भी आपको आराम से गूगल पे मिल जाएगा। और हम भी इसमें से मैक्सिमम जो टेक्स्ट हैं जो आपको नहीं मिलते हैं, हम आपको अपने ऑनलाइन और अपने ग्रुप में भी अवेलेबल करवा सकते हैं। अगला जो अंतिम इकाई है वो है छोटी विधाओं का। उसमें आत्मकथा, जीवनी और ये सब दिया हुआ है। इसको भी देख लें, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है। और बहुत जगह आवारा मसीहा ये कहानी है भी मुर्दहिया तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में लगा ही हुआ है और यदि नहीं भी लगा हुआ है तो आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो मार्केट में मिलेगा। देखो बहुत देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है सिलेबस कि बड़ा है, नहीं पढ़ा जा सकेगा या कैसे पढ़ेंगे? ये सब देख रहे हैं कि लेकिन जब आप इसको पढ़ने जाओगे ना, तो ये काफ़ी चीज़ें जो आपको है इसमें समझ में आएँगी कि एक्चुअली में यही है पढ़ने का तरीका। अगर अब आज के कॉम्पिटिशन में आपको कुछ अलग करना होगा, तो आपको इन सभी चीज़ों से गुज़रना ही पड़ेगा। आप बिना इन सबको पढ़े देखो ये केवल एक एग्जाम की बात नहीं कर रही हूँ, केवल आपको नेट नहीं देना है। अगर आपने हिंदी साहित्य को एज़ ए करियर ऑप्ट कर लिया है, चूँकि एमए के बाद आप नेट कर रहे हो तो मैं मान के चल रही हूँ आपने करियर ऑप्ट किया होगा। तो यदि आपने उसे एज़ ए करियर ऑप्ट कर लिया है, तो आपको भविष्य में भी इन्हीं सारे सब सिलेबस से होकर गुजरना है। तो जब करना ही है, तो भविष्य की तैयारी हम अभी से क्यों ना शुरू कर दें? मेरे कहने का मतलब ये है। और आप अगर ये ठीक-ठीक से भी पूरा सिलेबस लेकर के पढ़ने बैठोगे ना, तो एक निष्ठा आपको एकाग्रता लेकिन चाहिए होगी, आपको 5-6 महीने की एकाग्रता चाहिए होगी। इतने भर में ये सिलेबस जो है वो आराम से खत्म हो जाएगा। तो शुरू बहुत लोग कहते हैं कि अरे ठीक है नेट जो जेआरएफ है वो 1 महीने 2 महीने में इसमें खत्म हो जाएगा। लेकिन वह केवल कॉम्पिटिशन बीट करने के लिए नहीं है ना कि आप किसी तरीके से कॉम्पिटिशन पास हो गए। उसके बाद आपको अगले चरण में भी उतरना होता है, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर एपी का भी एग्ज़ाम देना होता है और सभी स्टेट के आप जो एग्ज़ाम देते हैं। और अगर आपने नेट का सिलेबस एक बार पूरा जितने भी टेस्ट लगे हैं सिलेबस को एक बार अच्छे से पढ़ लिया, तो आप किसी भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम को भी आराम से बीट कर सकते हो, ठीक है? तो ये सब तैयारी जो है वो अब जो आगे आने वाले जो बच्चे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको नेक्स्ट ज जून के बाद
बाद इनको दिसंबर का जेना देना है, जून 25 में नेट का एग्ज़ाम देना है, उन सभी को तैयारी करने के लिए अभी से रणनीति के तहत गुज़रना होगा, ठीक है? हम भी अपने चैनल पर इसकी विस्तृत क्लास जो है वो शुरू करने वाले हैं जल्दी से। उसमें ऑलरेडी हमारे यहाँ एनरोलमेंट हो गया है। हम सभी इकाइयों पर एक अच्छी विस्तृत क्लास लेंगे और आपके को जितने भी प्रश्न जिसमें आते हैं उसको उस हिसाब से सॉल्व करवाते हुए चलेंगे, ठीक है? तो अपनी तैयारी बनाए रखें, जितने भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जिनका एग्ज़ाम अभी 18 जून को है, उन सभी को शुभकामनाएँ और जो उसके आगे तैयारी करने वाले हैं, चूँकि जून इसके बाद भी बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम जो है वो एमए खत्म हो जाएगा। अब वो विधिवत नेट जेआरएफ के लिए तैयारी के लिए लग जाएँगे। अब तो आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएँ। आपके कोई भी प्रश्न हो, कोई भी क्वेरीज़ हो तो हमें कमेंट सेक्शन में या हमें मेल पर भेज दें, ठीक है? तो ढेर सारी शुभकामनाएँ, तैयारी करते रहिए। शुक्रिया।